तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा मेरी तो आज एक्साइटमेंट का लेवल बिल्कुल ही अनदर लेवल पर है, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे मन में था कि फटाफट से जाऊं मैं मेरे बच्चों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर दूं, और फाइनली आज हम सबका इंतजार और मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी के साथ। पर बेटा वर्क पावर एनर्जी आप लोग शुरू करें उससे पहले मैं ऐसी आशा करता हूं कि सारे बच्चे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब तक ये पहले का जो काम हमारा पूरा नहीं होगा तो फिर इस वाले चैप्टर में हमारे तोते उड़ जाएंगे। भाई साहब हमें कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। तो हमें पहले पुराने वाले जो टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से पक्का कर लेना चाहिए, और उसके बाद फिर हमें इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए बहुत अच्छे से मन के साथ बहुत बड़े रंग से शुरू कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी, और बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल जेई एडवांस लेवल तक मैं इसे उठा दूंगा। ठीक है, सुनिए वर्क पावर एंड एनर्जी तो क्या कहता है, सुनिए। तो इसमें जो सबसे पहली जो टर्म है वर्क, तो सबसे पहले हम उसे ही समझेंगे। ठीक है, अब हम इसे वर्क कह दें चाहे हम इसे वर्क डन कह दें, तो चलिए बात तो एक ही है। तो पहले समझते हैं कि ये वर्क डन होता क्या है। भाई साहब किस चिड़िया का नाम है वर्क डन, सुनिए। तो बेटा अगर मैं ये कह दूं कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर है कोई तो एक सरफेस, ओके, ये हमारी प्यारी सी सुंदर सी धरती माता है, ओके, और इसके ऊपर यहाँ रखा हुआ है एक m मास का डब्बा, ओके। बेटा अब अगर इस ब्लॉक पर अगर मैं इस तरह से एक फोर्स लगाऊं F वेक्टर, हम लोग सभी ये बात जानते हैं ना कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ, तो यहाँ पर मैंने एक फोर्स लगाया ग्राउंड से एक एंगल थीटा बनाते हुए, है ना। तो बेटा अगर ये F है ना, तो बेटा ध्यान से देखो, तो इस तरफ में ये जो फोर्स का कंपोनेंट होगा ये होगा F का cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा F का sin थीटा। तो ये दो कंपोनेंट हो गए इस फोर्स के। ठीक है, अब आप मुझे खुद से ईमानदारी से आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि बेटा अगर मैं कहूं कि ये जो डब्बा है ये सरफेस पर यहां से सरक करके और ये कहीं यहां पहुंच गया, सर ये ds क्या है? मैंने बोला कि जो ds है ये है बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, कि डब्बा यहां से सरक करके यहां पहुंच गया, तो मैंने बोला ds इज द डिस्प्लेसमेंट। सर ऐसा होता है सर डिस्प्लेसमेंट, तो सर ये ds क्यों लिखा? बेटा जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी मैं किसी क्वांटिटी के आगे d लगा देता हूं तो इसका मतलब मैं बहुत छोटी सी क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब कि जो ds है ये क्या है, बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर ये डब्बा यहां से सरक करके और यहां पहुंच गया तो इसे यहां पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? f जिम्मेदार है, f का cos थीटा जिम्मेदार है या f का sin थीटा जिम्मेदार है? आप खुद से बताइए। भाई साहब इसे यहां से यहां पहुंचाने के लिए f का cos थीटा जिम्मेदार है, क्योंकि इसका f का जो cos थीटा है वो इसे ऐसे खींच रहा है, और तभी तो ये डब्बा यहां से बढ़ के यहां आया है। तो ये बात तो हमें समझ आती है कि f का जो cos थीटा है वो इस डिस्प्लेसमेंट ds के लिए जिम्मेदार है। बोलो बात समझ आई? अरे पक्का। अब ध्यान से देखो बेटा, तो अगर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल थोड़ा सा हुआ तो वर्क डन है वो भी बिल्कुल थोड़ा सा ही हुआ होगा। तो बेटा जो थोड़ा सा जो वर्क डन है dw, उसे ऐसे लिखा जाता है, कैसे? जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार है वो फोर्स और साथ में होने वाला डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आया f cos थीटा और साथ में ds। अब आप सुनिए, इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, देखो f और ds और साथ में आया cos थीटा, है ना। बेटा ये जो टर्म आपके पास आ गई है ना, इस टर्म को हम लोग कहते हैं वर्क डन। क्या कहते हैं? वर्क डन। बोलो बात समझ आ गई? अब देखिए, तो जो वर्क डन मेरे पास बना हुआ है वो ये बना हुआ है, क्या? f और ds और साथ में cos थीटा। उसमें जो f है ये है फोर्स और ये जो ds है ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये दोनों ही क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज है। कैसी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, चर्चा को अगर मैं यहीं छोड़ दूं और मैं आपके साथ एक बिल्कुल बेसिक सी बात करूं, मैं कहूं कि मान लीजिए ये वेक्टर है कोई a वेक्टर और ये वेक्टर है कोई b वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट था a वेक्टर डॉट b वेक्टर, वो क्या लिखा जाता था? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में cos ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इसका मतलब कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर को ab cos थीटा लिखा जा सकता है। इसका मतलब कि f ds cos थीटा को हम लोग ये तो लिख ही सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? f वेक्टर और डॉट ds वेक्टर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? बोला हाँ सर, ये बात तो सर हमें समझ आ गई, है ना, कि जैसे a वेक्टर डॉट b वेक्टर ab cos थीटा होते हैं, उसी प्रकार से f ds cos थीटा को f वेक्टर डॉट ds वेक्टर कहा जा सकता है। बोलो आया कि नहीं आया? समझ आया ना? मुझे बताना नीचे कमेंट करके कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तब भी बता देना कि सर समझ नहीं आया सर, है ना। अब मेरी बात सुनो,
ये तो है हमारा छोटा सा वर्क डन, और छोटे से जब पूरा वर्क डन निकालना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो अगर हमें कंप्लीट वर्क डन निकालना हो तो हमें इस तरह से लिख देना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ dw और सामने f वेक्टर और डॉट ds वेक्टर, इस तरह से हमें लिख देना चाहिए। और इंटीग्रेशन होने के बाद ये बन जाएगा कंप्लीट वर्क डन और सामने हो जाएगा इंटीग्रेशन f वेक्टर और डॉट ds वेक्टर। ठीक है बेटा, तो ये जो आया ना आपके पास, ये है आपका वर्क डन। बोलो बात समझ आई, एकदम पक्का है ना। अब मेरी बात सुनिए बेटा, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो तो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो तो एक नंबर होता है कि नहीं। अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है तो हमें पता है ये बात कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो तो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक नंबर होता है। इसका मतलब कि इसका जो आंसर है वो पक्का पक्का एक नंबर आने वाला है, एक स्केलर क्वांटिटी आने वाली है। तो यहां से हमने ये सीखा कि जो वर्क डन है दैट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, वो एक नंबर होता है हमेशा। और अगर नंबर ही है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। तो हमें यहाँ ये बात लिख देनी चाहिए कि स्केलर तो है ही है, साथ साथ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है बेटा, है ना। अच्छा, इसके अलावा बेटा इसकी जो यूनिट होती है ना, यूनिट होती है इसकी जूल। अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो जो ऐसा यूनिट होती है इसकी वो होती है जूल, बिल्कुल एनर्जी वाली ही यूनिट वर्क डन की भी होती है। तो ऐसा ही जो यूनिट है वो तो जूल हो गई, और जो सीरियस यूनिट है वो हो जाएगी अर्ग, ERG। बोलो बात समझ आ गई, पक्का एकदम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब सुनो, एक आधी और बढ़िया बढ़िया बात मैं आपको बताता हूं। तो जब हमने ये देखा कि बेटा जो वर्क डन है, मैंने बोला वो ऐसा है, मान लो F वेक्टर डॉट S वेक्टर, है ना। तो अगर मैं यहां पर बड़े वर्क डन की बात कर रहा हूं तो बड़े डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर रहा हूं, बात समझ आ रही है ना। जैसे dw इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट ds वेक्टर था, उसी प्रकार से w इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर भी है। बोलो बात समझ आ गई। और इसी को मैंने क्या लिखा था, इसी को मैंने ये लिखा था, कैसे लिखा था, fs cos ऑफ थीटा। बोलो बात समझ आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम वर्क डन मिले किसी फोर्स के द्वारा, अगर मैक्सिमम काम किया जाए तो इसका मतलब कि इस पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमम हो जाना चाहिए। अब सुनिए, F और S को अगर बोल दें कि भाई ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका मतलब कि जो cos थीटा है ना, इस cos थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो 1 हो सकती है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो तो 1 ही हो सकती है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि for W to be maximum, जो cos थीटा है उसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा, और मैक्सिमम माने 1 होना पड़ेगा। और cos थीटा की वैल्यू जो 1 है वो कब आती है, when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जो वर्क डन है वो मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम दिशा में अलाइन होंगे। माने डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ हो रहा है तो फोर्स को ऐसे ना लग करके, और फोर्स भी अगर ऐसे ही लग रहा हो, तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। सर ऐसा क्यों, लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि भाई इस समय तो फोर्स का एक कंपोनेंट ही काम कर रहा है, ये कंपोनेंट तो खराब हो रहा है ना भाई साहब, फोर्स का ये जो टुकड़ा है, फोर्स की ये जो मात्रा है ये तो खराब हो रही है ना। तो अगर फोर्स को ऐसे ना लगा करके और अगर हम ऐसे ही लगा दें तो सारा का सारा फोर्स काम करने में चला जाएगा। बोलो बात समझ आ गई, ये अंडरस्टैंडिंग है, बननी चाहिए ये। बोलो बात समझ आ रही है ना। अब सुनो मेरी बात बेटा, अगर हमें W को मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो हमने कर दिया, अगर हमें W को 0 करना पड़े तो, वर्क डन को अगर हमें 0 करना पड़े तो सोचिए, अगर वर्क डन को 0 करना है तो सोचिए अगर cos थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर, सुनिए एक बार जरा, फॉर वर्क डन टू बी 0, फॉर वर्क डन टू बी 0, जो cos थीटा है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। और अगर cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब कि थीटा की जो वैल्यू है उसको 90 होनी चाहिए। बोलो बात समझ आ गई, बोलो बात समझ आ गई, है ना। इसका मतलब कि अगर फोर्स इस दिशा में लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट अगर इस दिशा में हो रहा हो, तो उस समय इस फोर्स के द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो भाई साहब 0 हो जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा हो और फोर्स इस दिशा में लग रहा हो, तो इसका मतलब कि इस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बोलो बात समझ आ गई। सुनो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो आप ट्रेन में कहीं गए घूमने के लिए भाई साहब, और उसके बाद जैसे ट्रेन से नीचे उतरे, कूली आगे आके साहब आपका सामान ले चलूं, आपने बोला ले चलो, तो भाई साहब कूली ने सामान रखा सर के ऊपर और कूली भाई साहब चलने लगा। अब आप सोच करके देखो, तो आपका जो सामान है उसका जो mg है वो लग रहा है नीचे। बोला हाँ सर बात समझ आई। और जो कूली है वो सामान को थामने के लिए फोर्स लगा रहा है ऊपर। बोलो बात समझ आ रही है, पक्का एकदम,
यार नहीं आया यार। आपका जो सामान है वो फोर्स लगा रहा है नीचे, आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर, मतलब आपका कूली जो फोर्स लगा रहा है वो है ऊपर, और उसके बाद जो कूली है वो ऐसे चल रहा है। बोलो बात समझ आई? पक्का? अब सोच करके देखिए कि कूली फोर्स तो ऐसे लगा रहा और चल ऐसे रहा, तो आप भाई साहब उसे ऐसे मत कह देना भगवान के लिए कि तूने फोर्स लगाया ऊपर, तेरा डिस्प्लेसमेंट इधर, तूने काम नहीं करा, मैं पैसे नहीं दे रहा। लपड़ मारेगा कान के नीचे वो दो। तुम्हें मेरी बात समझ? बोलो आई है कि नहीं आई? एकदम पक्का समझ गए ना तुम लोग कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उस समय उस फोर्स के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। कूली के द्वारा कार्य किया गया जीरो नहीं है, वो तो कूली ने तो काम किया है भाई साहब, इस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य वो जीरो है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा था। बोलो बात समझ आई? पक्का? इसके अलावा आप सोच करके देखिए कि जब आप किसी पत्थर को आप धागे में बांध देते हैं और उसके बाद ऐसे ओए 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 जब आप उसको ऐसे घुमाते हो तो बेटा रस्सी की जो टेंशन है वो तो नीचे की तरफ लग रही है। या मैं अगर ऐसा बोल दूं कि मान लीजिए कि मैंने किसी धागे में किसी बॉल को ऐसे बांध करके मान लीजिए लटका दिया है, मेरे पास ये बॉल है बेटा, ठीक है, अब मैंने इसको बांध करके ऐसे लटका दिया है। अब अगर इस बॉल को ध्यान से देखिएगा बेटा, पूरा फोकस यहीं भाई साहब, अब सुनिए, इस धागे से मैंने एक बॉल को बांध करके लटका दिया है। अब अगर इस बॉल को अगर मैं ऐसे घुमाऊं बेटा, देखो बॉल घूम रही है बेटा, बोलो घूम रही है कि नहीं घूम रही? बॉल तो बेटा घूम रही, और घुमा कौन रहा है? मैं घुमा रहा हूं बेटा। कौन घुमा रहा है? मैं घुमा रहा हूं बेटा। अब आप सोच करके देखो तो बेटा इस रस्सी में जो टेंशन है आप देखिए वो तो हमेशा ऐसे अलोंग द रस्सी लगेगी, और ये जो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो इस तरफ हो रहा है कि नहीं? तो अब ध्यान से देखिए कि किसी भी समय पर जो रस्सी की जो टेंशन है और जो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो भाई साहब ये टेंशन के द्वारा किया गया कार्य कितना है? जीरो है। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? क्योंकि टेंशन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो टेंशन है वो कोई काम नहीं कर रही। अब देखिए इसको मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली अगर ऐसे समझाना चाहूं तो मुझे कैसे समझाना चाहिए? देखो ऐसे समझाना चाहिए। देखो मैंने बोला कि मान लीजिए ये है हमारा पेंडुलम, देखो ध्यान से देखो, कोई 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 हुई ऐसे। बेटा ये जो पेंडुलम है ये तो ऐसे मूव करने वाला है ना, तो सुनो रस्सी में टेंशन निकालने के लिए तो कांटा मार देते हैं। देखो तो टेंशन की जो दिशा है वो तो ये है और डिस्प्लेसमेंट की जो दिशा है वो तो ये है कि नहीं? तो आप बहुत ध्यान से देखिए तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का है। और जब फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में जब एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वो फोर्स कोई काम नहीं करता। वर्क डन बाय दैट फोर्स कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो आई होप अब मैंने अपना पॉइंट अच्छे से समझा दिया है। इसके अलावा जब धरती माता सूरज चाचा के चारों तरफ घूमती है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो तो धरती माता और सूरज चाचा के बीच में लग रहा होता है, और ऐसे फोर्स लग रहा होता है और धरती माता ऐसे चल रही होती है। तो भाई साहब डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में अगेन एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री का हो जाता है। तो जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्या मैं समझूं? आपको मेरी बात समझ आ गई है? अरे पक्का अच्छे से बोर्ड पर जो लिखा हुआ है क्या आप उसे अच्छे से समझ पाए? 110%। अब मेरी बात सुनो, आ जाओ, इसको बड़े ढंग से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है ना, और उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। तो चलिए बेटा जो कंसेप्ट था वो तो मैंने आपको सिखा दिया, और अब हम बढ़ चले हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है? तो बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करूंगा, और शुरू करते 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 जेई के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं मेंस के और एडवांस के वो सारे के सारे अभी मैं आपके सामने लगा दूंगा, और बहुत मजा आ जाएगा भाई साहब, तुम बस बने रहना मेरे साथ, ठीक है? चलो आ जाओ। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं एक बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन के साथ, और मैंने बोला कि मान लीजिए हमारे पास एक डब्बा है, और डब्बा है 2 किलो का, और भाई साहब इसके ऊपर मैंने ऐसे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और एंगल बना के कितना? 37 डिग्री। तो 37 डिग्री का एंगल बना करके मैंने एक फोर्स इस तरह से लगा दिया, और अब आपको सवाल बोला गया है कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स in 2 seconds if the block moves horizontally। ठीक है, इस तरह से बोला गया कि अगर जो ब्लॉक है अगर वो हॉरिजॉन्टली मूव करे तो फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड। इस तरह का सवाल बोला गया, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूं कि मैं पहले यहां पर आराम से शांति से 2 मिनट खड़ा हो जाता हूं, ठीक है? आप वीडियो को यहीं पर आराम से पॉज कर दीजिए
और उसके बाद आप एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या आप बना पाते हैं नहीं बना पाते, और उसके बाद मैं उसे सॉल्व कराता हूं। ठीक है, चलो वीडियो को यहीं पे पॉज कर देना है, मम्मी कसम बेटे तुम्हारे ऊपर, पॉज कर दो जल्दी से। मैं यहां पर ऐसे खड़ा हो जाता हूं। कर दिया है कि नहीं कर दिया है? मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुमने वीडियो को पॉज किया था भाई साहब, और अब उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूं। करें एकदम, है ना, पक्का? चलो आ जाओ। देखो बेटा, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि देखो अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स है तो ये जो फोर्स है ये कितना है, ये है 8 न्यूटन का, और ये जो फोर्स है ये कितना है, 6 न्यूटन का। सर ये क्या करा सर? अरे ये 10 का cos 37 और ये 10 का sin 37, और ये बातें मैं अपने लेक्चरों में 10 बार बता चुका हूं कि बेटा जो cos 37 होता है वो कितना होता है बेटा, वो होता है 4/5, और जो sin 37 होता है वो होता है 3/5। तो ये वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए। अरे पक्का? तो 10 into cos 37 will be 8 न्यूटन और 10 into sin 37 will be equal to 6 न्यूटन। और ये कंपोनेंट कैसे करते हैं ये मैं आपको पहले ही वेक्टर वाली सीरीज में पढ़ा चुका हूं, इसीलिए बोला था कि भाई साहब वेक्टर नहीं आता तो यहां पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपके पास इस समय आपको 3 फोर्स नजर आ रहे होंगे, एक ये 6 न्यूटन, एक ये 10 न्यूटन और एक ये 8 न्यूटन। तो इन तीनों फोर्सेस में से इस डब्बे को आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तुम बताओ? इस डब्बे को आगे बढ़ाने के लिए 8 न्यूटन का फोर्स जिम्मेदार है ना? तो मुझे कैसे शुरू करना चाहिए? मुझे ये बोलना चाहिए कि बेटा जो नेट फोर्स होता है वो होता है डब्बे का ही मास इंटू डब्बे का ही एक्सेलरेशन। बोलो ऐसा ही होता है ना? अच्छा, तो डब्बे के ऊपर जो नेट फोर्स है, वो फोर्स जो डब्बे को चलाने के लिए जिम्मेदार है वो है 8 न्यूटन, विल बी इक्वल टू डब्बे का ही मास इंटू डब्बे का ही एक्सेलरेशन। तो डब्बे का जो एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये डब्बे का एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है ना? सुनिए, तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये कहती है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इनिशियली तो डब्बे की कोई रफ्तार नहीं दे रखी तो उसे हम लोग 0 मान लेंगे। ठीक है, तो सुनिए बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया 1/2 और एक्सेलरेशन 4, और क्या बोला वो है 2 सेकंड में, तो उसका भी स्क्वायर, तो ये भी आ गया 4, तो 2 दूनी 4, तो जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया 8 मीटर। बोलो बात समझ आ गई? अब आप इसे इस तरह से सोचें कि इस 8 न्यूटन के फोर्स की वजह से ये जो डब्बा है ये 8 मीटर ही आगे डिस्प्लेस हो गया। बोलो बात समझ आई? तो मुझे क्या बोलना चाहिए कि वर्क डन विल बी इक्वल टू दिस 8 into 8, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 8 × 8 = 64, 64 जूल। क्या मैं समझू? आपको बात समझ आई है? अरे पक्का? अब आप सोच करके देखो, तो मैंने अंदर क्या किया, मैंने वाकई में अगर ये f था ना तो ये f का cos थीटा ही था, और f के cos थीटा को मैंने बस उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया एंड आई गॉट द आंसर। तो सर जैसे हमने यहां पर हमने फोर्स के कंपोनेंट तोड़े, आप देखो हमने एक f का cos थीटा बताया, एक हमने f का sin थीटा बताया, तो सर जब भी हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे क्या हमें हमेशा फोर्स के ही कंपोनेंट तोड़ने हैं? ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आप ध्यान से देखिए, तो सवाल में बोला गया था कि द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली, तो जो पहले ही बिल्कुल सीधा चल रहा है एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में चल रहा है उसके कंपोनेंट तोड़ना पॉसिबल नहीं है। जो टेढ़ी चीज होती है ना उसी के कंपोनेंट तोड़े जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सवाल के माध्यम से देखिए इसे एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि मेरे पास यहां पर कोई हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ओके, ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस जो है वो हमें नॉन है ना? मैं ऐसा कह देता हूं कि मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो इस तरह से r है, ठीक है, और इस m मास के ऊपर मान लीजिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा रखा है। अब इस समय मैंने फोर्स को हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है, और मैंने बोला कि इस फोर्स के लगने की वजह से फाइनली ये डब्बा सरक करके यहां से और यहां आ गया, मैंने बोला, ठीक है, और ये जो एंगल है ये भी मैं आपको दे देता हूं, ये एंगल थीटा मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको r दे दिया, मैंने आपको थीटा दे दिया, मैंने आपको f दे दिया, ठीक है। और अब मैंने क्या बोला कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स, ओके, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स। ये सवाल मैंने अब आपको बोला, ठीक है, मैं कराता हूं इस सवाल को, ठीक है, जरा सुनिए जरा ध्यान से एक बार। बेटा आप लोग देख पाएंगे बहुत ध्यान से कि यहाँ पर जो फोर्स है वो पहले से ही हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ फोर्स के तो मैं क्या ही कंपोनेंट तोड़ूं। पर ध्यान देने वाली बात एक ये है कि जब डब्बा यहां से और यहां आया तो बहुत ध्यान से देखिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना अब वो टेढ़ा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स की दिशा में अलाइंड नहीं है। क्या मैं समझू? आपको मेरी बात समझ आ रही है? अरे पक्का 110%। अब मेरी बात सुनिए बेटा ध्यान से देखिए, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये अब मुझे पता नहीं है,
तो कैसे सवाल को सॉल्व करा जाए, सुनिए बेटा, अगर ये r है तो ये जो इतनी इतनी दूरी है यहां से लेकर और यहां तक, ये जो दूरी है ये है r का cos थीटा। अगर ये r है तो ये है r का cos थीटा और ये है r का sin थीटा। अगर ये r का sin थीटा है तो ये भी r का sin थीटा। तो ये जो ये दूरी हुई ये हुई r का sin थीटा। तो बोला जी बहुत बढ़िया, बात समझ आती है। बेटा इस डिस्प्लेसमेंट के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये और एक ये। कौन सा एक ये। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, तो ये कंपोनेंट तो डिस्प्लेसमेंट का वाकई में ही r का क्या है, sin थीटा। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट का जो एक कंपोनेंट है वो फोर्स की ही दिशा में आ रहा है और वो कितना है, r का sin थीटा। तो जो वर्क डन लिखा जाएगा वो डायरेक्टली क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की दिशा में है कौन सा है, r का sin थीटा। तो वर्क डन क्या लिखा गया, एफ आर और साथ में sin थीटा। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? अरे पक्का। तो जो टेढ़ा होगा हमें वाकई में उसी का कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। आई होप अब मैं अपनी बात आराम से समझा पाया हूं, पक्का एकदम। तो हमने क्या सीखा कि जो वर्क डन होता है वो होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर माने एफ एस कॉस ऑफ थीटा। और ये जो थीटा है ये है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो इनमें से जो भी टेढ़ी क्वांटिटी हो या जो भी हमें सवाल में सुटेबल लगे हमें उसके कंपोनेंट तोड़ लेने चाहिए। बोलो बात समझ आ गई, पक्का एकदम 110%। चलो आ जाओ, इसका बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को बढ़ाता हूं और आगे। आओ बेटा देखो, मैं एक और वैरायटी का सवाल आपको दिखाता हूं जो कि बिल्कुल कांस्टेंट फोर्स का ही सवाल है। मैं अगर आपको ये बोल दूं कि जो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी है वो कुछ इस प्रकार का है कि 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ठीक है। और मैं सवाल बोल दूं कि द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट 102 to 120। ये इस तरह से कर लेते हैं कि 220 इस तरह से, ठीक है। तो सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स। ओके, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स, ये सवाल आपको बोला गया, ठीक है। देखो मैं कराता हूं इसको सॉल्व, है ना, आराम से सुनना जरा। और अगर लग पा रहा है कि हम इसे कर पाएंगे तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर देना और उसके बाद खुद से करने का ट्राई करना, क्योंकि फॉर्मूला तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। चलो करा तुमने, वीडियो को पॉज करा, करके देखा एक बार ट्राई, मैं कराऊं, है ना। चलो आ जाओ। देखो तो बेटा जो फोर्स होता है, जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो इतना होता है, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यही होता है, कुछ और होता है? यही होता है सर, आपने बताया अभी। बेटा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना, अगर उसे अपने को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो वो ऐसा होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से। और फिर अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़े तो वो इतना होता है, डी एस वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप और प्लस डी जेड के कैप। ओके, ये होता है वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें ये फॉर्मूला पता होगा छोटे से डिस्प्लेसमेंट का तो अब हमारे लिए सवाल निकालना आसान हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, तो बेटा जो छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट लिखा गया वो लिखा गया, देखो फोर्स की वैल्यू पुट करो, ये आया 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, ds वेक्टर के साथ। तो ये आ गया dxi कैप और प्लस dy j कैप और प्लस dz k कैप, इस तरह से आ गया। तो बेटा जो छोटा सा जो वर्क डन आया वो कितना आया, देखो अब डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ। और ये कैसे करते हैं ये मैंने आपको वेक्टर वाली वीडियो में पहले से ही सिखा दिया था, है ना। चलिए आइए, तो i डॉट i तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2dx प्लस j डॉट j तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3dy प्लस k डॉट k तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 और साथ में dz। बताइए क्या आपको मेरी बात समझ आई है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मेरी बात सुनो, तो ये तो बेटा छोटा सा वर्क डन है ना, पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलिए आइए इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए, तो 0 से सम w तक पूरा वर्क डन आ गया ऐसे, है ना। सुनो बेटा ये जो पहला जो इंटीग्रेशन है ये x का इंटीग्रेशन है, तो हमें लिमिट भी x की ही लगानी पड़ेगी। आप बहुत ध्यान से देखिए, तो जो पहला पॉइंट है वो x का होता है, दूसरा y का और तीसरा z का।
तो अब देखिए बॉडी को कहां से कहां लेकर के जाया गया, 1 से लेकर के और 2 तक लेकर के जाया गया है। तो 1 से लेकर और 2 तक, ये हो गई x की लिमिट। अब y की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर और 2 तक, है ना। तो 0 से लेकर और 2 तक, और इसी तरह से जो z की जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, 2 से लेकर और 0 तक। तो ये हो गया 2 से लेकर और 0 तक। बोलो क्या आपको बात समझ आई है। जिसका इंटीग्रेशन है लिमिट भी उसी की पुट करनी है ना। आ जाओ देखो, ध्यान से देखो, हुई लो। तो ये जो वर्क डन आ गया, ये कितना आ गया, देखो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो तो बाहर आ जाएगी, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और लिमिट लग जाएगी 1 से लेकर और 2 तक, प्लस का निशान लगाएंगे, 3 जो है वो तो बाहर आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, और 0 से और 2 तक की लग जाएगी लिमिट। ऐसे यहां से भी 4 जो है वो तो बाहर आ जाएगा, और dz का जो इंटीग्रेशन है वो z हो जाएगा, और लिमिट लग जाएगी 2 से लेकर और 0 तक। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको तो मैं सॉल्व करना आता ही है 2। और अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन में सिखाया था बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 - 1 प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू 2 - 0 प्लस ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 0 - 2। तो ये कितना आ गया, देखो ये आ गया 2, और प्लस 3 दूनी 6, और माइनस का 4 दूनी 8। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई, अरे पक्का। तो भाई साहब ये कितना आ गया, 8 - 8, आंसर आ गया 0 जूल। बोलो बात समझ आएगी नहीं कि अगर इस फोर्स को लगा करके और बॉडी को इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर लेकर के जाया जाएगा तो ये फोर्स कोई भी काम करने वाला नहीं है। बोलो बात समझ आई, अरे पक्का, अरे सोच लो। चलो आ जाओ, इसको बड़े रंग से एक बार नोट करेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आ जाओ बेटा, देखो मैं आपको एक वैरायटी का सवाल और दिखाता हूं, जो कि है तो कांस्टेंट फोर्स का ही सवाल, पर सवाल बहुत गजब का है बेटा। देखो मैंने बोला कि मान लीजिए कि ये है अपनी धरती माता, ठीक है, और धरती माता के ऊपर यहां पर चल रहा हो एक ट्रक, इस तरह से देखो यहां पर एक ट्रक चल रहा है बेटा। ये मैंने एक ट्रक बनाने का प्रयास किया है, ज्यादा अच्छा ट्रक तो मैं नहीं बना पाया हूं, पर अपना काम इससे चल जाएगा, है ना। और ये जो ट्रक है ना, ये आगे चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड की एक कांस्टेंट रफ्तार से। ओके, ये ट्रक जो है यहाँ पर ऐसे चल रहा है। मैंने कहा ठीक है, और यहां पर है एक इंक्लाइंड प्लेन। क्या आप इंक्लाइंड प्लेन का मतलब समझते हैं? इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है टेढ़ा फट्टा। अगर आप एनएलएम ढंग से पढ़ के आए हैं तो आपको आता होगा, है ना। सुनो, ये एंगल है 37 डिग्री का बेटा, है ना, और यहां पर रखा हुआ है एक ब्लॉक, और इस ब्लॉक का जो वजन है वो है 2 किलो। ठीक है, 2 किलो का ये ब्लॉक यहां पर ऐसे रखा गया है। अब सवाल आपको ये बोला गया कि फाइंड आउट द वर्क डन by the friction force. Find out the work done by the friction force if the block is at rest with respect to the inclined plane in t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है, बोला गया कि 2 सेकेंड में फ्रिक्शन फोर्स कितना काम कर देगा, ये काम आप निकालिए। और क्या बोला गया है कि जो डब्बा जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को यहीं पर आराम से स्टॉप करो, और स्टॉप करने के बाद सोचो, देखो कि क्या कहने का प्रयास कर रहा है, और उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। चलो, आपने वीडियो को स्टॉप किया, आराम से देखा सवाल को बड़े ढंग से, क्या कहने का प्रयास कर रहा है ना। चलो आ जाओ, देखो मैं बताता हूं आपको, देखना जरा ध्यान से बेटा। तो ये जो 2 किलो का जो डब्बा है, आप ध्यान से देखो, इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन mg, है ना। और बेटा अगर नॉर्मल वाली लाइन अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो ये है हमारी नॉर्मल वाली लाइन, है ना। नॉर्मल फोर्स तो ऐसा ही होता है ना, सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। और अगर ये 37 डिग्री है तो ये भी कितना है, 37 डिग्री। और अगर ये 20 न्यूटन है, ये 37 डिग्री, तो ये कितना आ गया बोलो, ये आ गया 16 न्यूटन। और ये कितना आ गया, ये आ गया 12 न्यूटन। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं आपको फोर्स के कंपोनेंट तोड़ना आराम से आता है। अब बेटा सुनो, तो ये 12 न्यूटन का जो फोर्स है ये इस डब्बे के ऊपर लगातार लग रहा है, तो इस डब्बे को तो सरक करके नीचे आ जाना चाहिए। पर सवाल क्या बोला गया, सवाल बोला गया कि द ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन।
मतलब कि इंक्लाइंड प्लेन पर ये डब्बा मूव नहीं कर रहा। तो एक फोर्स के नीचे लगने के बावजूद भी अगर ये डब्बा मूव नहीं कर रहा है तो हमें सीधा समझ जाना चाहिए कि इसके ऊपर की तरफ वो एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कौन सा रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स रहा होगा। और अगर डब्बा मूव नहीं कर रहा है तो नीचे जितना फोर्स है उतना ही फोर्स ऊपर भी लग रहा होगा, है ना। तो देखो हमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर स्टिल हमने क्या निकाल लिया? फ्रिक्शन निकाल लिया। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना आया? फ्रिक्शनल फोर्स आया 12 न्यूटन। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। और बोला गया है कि 2 सेकंड में वर्क डन बताओ। तो सुनो, 4 मीटर पर सेकंड से अगर ट्रक चल रहा हो तो 2 सेकंड में भाई साहब कितनी दूरी चल जाएगा? देखो इतनी दूरी इंक्लाइंड प्लेन भी ऐसे चल जाएगा भाई। जितना ये ट्रक चल जाएगा उतना ही ये डब्बा भी चल जाएगा, इसमें तो कोई शंका वाली बात नहीं है ना। तो देखो ध्यान से देखो बेटा, तो 4 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड में जो ट्रक है वो चल जाएगा 8 मीटर। तो इसका मतलब कि ये जो डब्बा है ये भी ऐसे 8 मीटर आगे सरक चुका होगा। मैंने कहा भाई ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बेटा हम बहुत ध्यान से देखें तो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में अभी हमें एंगल निकालना बाकी है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में तो ये एंगल लग रहा है। मैंने कहा यार ये तो यार गड़बड़ वाली बात हो गई, कैसे निकालें, है ना। सुनो बेटा, अगर ये 37 है तो ये जो बचा हुआ जो एंगल है ये है 53 डिग्री का, और ये जो एंगल है फिर ये आ जाएगा 37 डिग्री का, है ना। तो बेटा जो हमारा जो डिजायर्ड एंगल हो गया वो कितने का आ गया? 180 माइनस 37। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अरे पक्का, है ना। देखो ये 37 था तो ये कितना हो गया? 53। तो ये कितना हो गया? 37। तो पूरा कितना हो गया? 180 माइनस 37। क्या मैं समझो, में बात समझ आई? अरे पक्का। और फॉर्मूला तो हमें वर्क डन का पता ही है, वो क्या होता है? वो होता है Fs cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। चलिए आइए, तो जो वर्क डन आ गया वो कितना आ गया? देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू है 12 और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वो कितना है? वो है 180 माइनस 37। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। तो जो वर्क डन आया वो आया 12 इंटू 8 और इंटू, अब सुनिए, कॉस 180 माइनस 37 है। 180 माइनस 37 इसका मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा आता है? नेगेटिव आता है। इसका मतलब कि जो भी वर्क डन आने वाला है वो कैसा आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। और बेटा जो 180 है वो तो 90 का इवन मल्टीपल है, इसका मतलब कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या रह जाएगा? कॉस ही रह जाएगा, और ये आ जाएगा साथ में कॉस 37। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा -12 इंटू 8 इंटू 4/5 जूल। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें समझ आया है। बोलो आया कि नहीं आया? एकदम पक्का। सवाल थोड़ा सा टफ था, परंतु अगर कंसेप्ट आराम से समझ आ जाए तो फिर कोई भी टफ नहीं है। बोलो बात समझ आई? अरे पक्का 100%। चलो इसको बड़े ढंग से एक बार हम लोग नोट करेंगे, है ना। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आ जाओ बेटा, देखो चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और कांस्टेंट फोर्स का एक और बहुत जानदार सा सवाल अब मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर के आता हूं, ठीक है। देखो अब आप यहां पर उस सवाल को पढ़ पा रहे होंगे, मैं यहां फोन में उस सवाल को पढ़ता हूं, ठीक है। देखो सवाल क्या बोला गया है कि एक फिगर आपको दिखाई गई है, और सवाल आपको बोला कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म which starts from rest with constant acceleration g/2 upwards, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मास को रख दिया गया है, और ये जो प्लेटफॉर्म है इस मास के साथ साथ बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रहा है with acceleration of g/2। तो बोला ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फिर बोल रहा है कि वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t विल बी। ये सवाल आपको पूछा गया है। देखो सवाल बहुत बढ़िया है भाई साहब, और सवाल पूछा गया 2019 के मेंस में, है ना। तो सवाल बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो आराम से, और एक बार देखो कि क्या कहता है सवाल। देखो देखो, ऐसे ऐसे बात नहीं बनेगी भाई साहब, खुद से करने की आदत डालो। चलो करा तुमने, मैं कराऊं अब इसको। देखो सुनो, तो सवाल कुछ इस प्रकार से बोला गया क्या कि ये है एक हमारे पास प्लेटफॉर्म, बोला जी बहुत बढ़िया, और ऊपर रखा हुआ है एक तो डब्बा, ओके, और डब्बा है m मास का, ठीक है जी। और ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम शुरू में था रेस्ट पर, और उसके बाद ये जा रहा है ऊपर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/2, ठीक है जी। पक्का यही सवाल है ना। अब मेरी बात सुनो बेटा, तो अगर ये m मास का है ना, तो देखो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा mg, और ऊपर जो लग रही होगी वो लग रही होगी नॉर्मल।
तो इतनी बात तो अपने को समझ आ गई। बोला सही बात है ना बेटा। अब आप ध्यान से देखिए, तो बेटा अगर ऊपर की तरफ अगर ये डब्बा एक्सेलरेट कर रहा है तो नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स भी तो लगेगा। इस बात को हम कैसे बोल सकते हैं? और मैंने आपको ये बात भाई साहब एनएलएम में बहुत अच्छे से क्लियर करके बताई है कि जिस दिशा में सिस्टम एक्सेलरेट करता है सूडो फोर्स उसके बिल्कुल अपोजिट दिशा में लगता है। और कितना लगता है? मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन से जिससे वो डब्बा आगे एक्सेलरेट कर रहा है। बोलो बात समझ आ गई? तो अगर ये m मास अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो लगेगा बिल्कुल नीचे। बोलो बात समझ आ गई? और कितना लगेगा? डब्बे का ही मास और मल्टीप्लाइड बाय वो एक्सेलरेशन जिससे वो आगे एक्सेलरेट कर रहा है। बोलो बात समझ आई? अब सुनो, क्या डब्बा हवा में उड़ा? बोला नहीं। कि जमीन में धसा? बोला नहीं। तो अगर हवा में उड़ जाता मतलब ऊपर के फोर्स ज्यादा, नीचे धस जाता मतलब नीचे के फोर्स ज्यादा, पर ना तो हवा में उड़ा और ना तो जमीन में धसा। इसका मतलब कि ऊपर के तरफ वाले फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नीचे के तरफ वाले फोर्स। बोलो बात समझ आई? तो जो नॉर्मल रिएक्शन आ गई ना बेटा, वो कितनी आ गई? 3/2 mg। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, इतनी बात तो अपने को समझ आती है। बोलो आती है क्या? एकदम पक्का। अब मेरी बात सुनो, जिस एक्सेलरेशन से ये डब्बा एक्सेलरेट कर रहा है वो है g/2, मतलब कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सुनिए मेरी बात, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कहती है ना, वो ये कहती है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। और डब्बा हम लोग देखेंगे कि t0 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर चुका है ना, t0 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर चुका है वो मैं अब निकालना चाहता हूं। तो ध्यान से देखिए, तो s इज इक्वल टू 1/2 और एक्सेलरेशन की जगह पे g/2 और इंटू t0 का स्क्वायर। तो देखिए बेटा, जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया g और साथ में t0 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो देखिए जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है और नॉर्मल भी ऊपर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0, और cos 0 1 होता है, तो वो cos थीटा वाली टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो वर्क डन है वो डायरेक्टली क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना है? वो है 3/2 और साथ में mg, और साथ में डिस्प्लेसमेंट वो कितना है? वो है g और साथ में t0 का स्क्वायर और बाय 4। तो बेटा जो वर्क डन है वो आ गया 3/8 और m और g स्क्वायर और साथ में t0 का स्क्वायर। दिस विल बी द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। बोलो बात समझ आ गई? आमतौर पर बच्चा क्या करता है ना, वो इस सूडो वाले फोर्स को लेना भूल जाता है और उसका ये mg/2 की जगह यहाँ पर mg आ रहा होता है ना, और फिर यहाँ पर आंसर में वो 1/4 अपीयर करता है, तो आंसर फिर गलत हो जाता है। बोलो बात समझ आ गई? पर आंसर वाकई में क्या है? 3/8 m और g स्क्वायर और साथ में t0 स्क्वायर। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो ये तो ऑप्शन मैच कर गया अपना बी ऑप्शन। बोलो बात समझ आई कि नहीं? पक्का? चलो आओ इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो तो अब आपके सामने देखो जेई 2009 का एक और बहुत खूबसूरत सा सवाल देखो आपके स्क्रीन पर मौजूद है ना। देखो आप लोगों से यहाँ पर पढ़ो, मैं उसे फोन में पढ़ लेता हूँ, ठीक है। देखो तो क्या सवाल है, एक अपने पास ब्लॉक और पुली प्रॉब्लम है किस तरह से, और सवाल बोला जा रहा है अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर अ फिक्स्ड पुली एज शोन इन फिगर कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 0.36 kg एंड 0.72 kg, ओके। और जी की वैल्यू को सवाल में बोल दिया है कि 10 ले लेना, और फिर बोल रहा है फाइंड आउट द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 0.36 kg ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, तो सवाल कुछ इस तरह से बोला गया है कि आप अब सुनो, अब आप क्या करो, अब आप उसे करने का प्रयास करो, तब तक मैं भी यहाँ पर आराम से डेटा नोट कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर मिल करके उस सवाल को करेंगे, है ना। तो सवाल ये है कि भैया ये रही हमारे पास एक तो पुली, और पुली के साथ यहाँ पर अटैच्ड है 2 मासेस। लो भैया ये हमारा सिस्टम है ना। एक मास को मैं m1 बोल देता हूं और एक मास को मैं m2 बोल देता हूं। बेटा जो m1 है वो सवाल में दिया गया है, कितना दिया गया है? 0.36 kg ये दिया गया है, और जो m2 है वो भी सवाल में दिया गया है, कितना? 0.72 kg, ओके, है ना। बस ये दिया गया है और बोल रहा है कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 0.36 kg, हल्के वाले मास पर बताना है, ठीक है। ये सवाल है। चलो तो आई होप आपने एक बार सवाल को पढ़ लिया होगा अच्छे से और ट्राई भी कर लिया होगा एक बार अच्छे से, है ना।
अब मैं कराता हूं आपको, है ना। सुनो, तो हमें 1 सेकंड में बेटा वर्क डन बताना है टेंशन का, ठीक है। 1 सेकंड में वर्क डन बताना है टेंशन का। अच्छा देखो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि जो M2 मास है वो M1 से ज्यादा है ना। सवाल में दिया है ये कि जो M2 मास है वो M1 से ज्यादा है, दिख ही रहा है यार, ये 0.72 kg है, ये 0.36 kg है, तो M2 M1 से ज्यादा तो है ही, है ना। अच्छा जी, बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आती है अपने को, है ना। बेटा यहाँ जो नीचे जो फोर्स लग रहा होगा वो रहा होगा M2G, और यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा वो रहा होगा M1G, है ना। और रस्सी में टेंशन निकालने के लिए क्या करते हैं, कांटा मार देते हैं। ये सब बातें मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, है ना। रस्सी में टेंशन निकालने के लिए क्या करो, ऐसे कांटा मार दो, है ना। अब सुनो बेटा, जो भारी मास है वो जाएगा नीचे किसी एक्सेलरेशन A से, और जो हल्का मास है वो जाएगा ऊपर सेम एक्सेलरेशन A से। क्यों? क्योंकि पुली जो है वो फिक्स्ड है। अगर पुली मूवेबल होती तो फिर एक्सेलरेशन कुछ और हो जाते, वो हम लोग देख लेते, पर यहाँ पर पुली फिक्स्ड है, तो अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे A है तो इसका एक्सेलरेशन A ऊपर है, ठीक है। अरे पक्का। अब सुनो, जब एनएलएम की सीरीज थी ना, तब मैंने आपको ये एक्सेलरेशन निकालने का एक शॉर्टकट सिखाया था, और वो शॉर्टकट क्या था, देखो ध्यान से देखो बेटा, दोनों फोर्स में से एक फोर्स होगा बड़ा और एक फोर्स होगा छोटा। आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि इन दोनों फोर्स की दिशा अगर सेम है तो ये दोनों इसको नीचे ले जा रहे हैं, नहीं, इनमें से एक फोर्स इसे नीचे ले जा रहा है और एक फोर्स से ऊपर ले जा रहा होगा। सर ऐसा कैसे समझे सर इसे? सोचो, जो M1G है वो चाहता है कि सिस्टम ऐसा चले, और M2G क्या चाहता है, M2G चाहता है कि सिस्टम ऐसा चले। बोलो बात समझ आ गई? तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं? घटा रहे हैं भाई साहब। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? तो बेटा जो एक्सेलरेशन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा M2G माइनस M1G और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बोलो बात समझ आई? सर ये सर आपने कैसे लिखा? बेटा सुनो, हमें तो पता है ना कि जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू सिस्टम का ही मास और इनटू सिस्टम का ही एक्सेलरेशन, और जो नेट फोर्स है वो कितना है, नेट फोर्स है M2G और माइनस M1G। दोनों जुड़ नहीं रहे, घटा रहे हैं, अलग अलग दिशा में है वो, है ना। सुनो, तो ये क्या आ गया, M1 प्लस M2 और इंटू A, और यहां से एक्सेलरेशन की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। बोल बात समझ आ गई? पक्का? कोई खास बात नहीं है ना। चलो आ जाओ। तो जो एक्सेलरेशन आया वो आया M2 माइनस M1 टाइम्स G, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.76 माइनस 0.36 और डिवाइडेड बाय 0.72 है ये, है ना। 0.72 और माइनस 0.36 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 और साथ में आ जाएगा G। बोलो बात समझ आ गई, है ना। ये आ जाएगा कितना, 0.72 और प्लस का 0.36। बोलो बात समझ आ गई? पक्का। तो जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 0.36 और डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 7 और 3 10 का 0 हासिल है, तो ये आ जाएगा 1.08 और टाइम्स G। तो ये तो आ गया हमारा एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ आ गई? जिसको हम ये भी कह सकते हैं, ये से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा G/3। बोलो बात समझ आ गई? तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। अब भाई हमें फोर्स भी तो निकालना है। देखो इस डब्बे का जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा, और देखो टेंशन भी से कहां ले जाना चाहती है, ऊपर ही ले जाना चाहती है। तो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 है, तो हम लोग देख लेंगे, है ना। अच्छा सुनो, अगर एक्सेलरेशन आ गया तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा, वो कितना होता है ut प्लस हाफ AT², क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट है और इनिशियल जो रफ्तार है वो थी 0, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा 1/2 इंटू G/3 और इंटू 1 का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, वो आ गया G/6। चलिए बोली बात समझ आई कि नहीं आई? तो G/6 तो आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना। अभी टेंशन और निकाल लेते हैं। तो टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी इक्वेशन लिखेंगे। सुनो, ये जो डब्बा है ये जा रहा ऊपर, तो टेंशन इसे ऊपर ले जा रही है और M1G से नीचे खींचना चाहता है, पर डब्बा जा रहा है ऊपर, तो टेंशन बड़ा हुआ और M1G छोटा हुआ। तो जो नेट फोर्स है वो क्या लिखा गया, T माइनस M1G इज इक्वल टू डब्बे का ही मास और इंटू डब्बे का ही एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ आ गई, है ना। तो देखो T माइनस M1G और इज इक्वल टू M1 इंटू G/3, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वही था। तो जो टेंशन आ गई वो आ गई M1G और प्लस M1 और साथ में G/3, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4M1 और G और बाय 3। बताइए क्या आपको मेरी बात समझ आई? इसमें कोई खास बात नहीं है, तो नॉर्मल बात है ना। सुनो, तो जो टेंशन आ गया ये आ गया 4/3 टाइम्स M1 की वैल्यू देखो वो कितनी है, वो है 0.36 और मल्टीप्लाइड बाय G, तो देखो ये कितना आ गया, 3 से ये आ गया 0.12, है ना। तो टेंशन कितना आ गया, ये आ गया
0.48 और साथ में g, ये आ गया आपका टेंशन, है ना। देखो कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैं कहीं गलती नहीं कर दूं, बाकी सब कुछ लॉजिकली एकदम सही है ना। तो देखो जो वर्क डन आ जाएगा बेटा, वर्क डन कितना आ जाएगा, ये टेंशन और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों की ही दिशा सेम है, तो वर्क डन जो होता है एफएस कॉस ऑफ थीटा, और कॉस 0 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा लेने की जरूरत नहीं है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कितना है 0.48 g मल्टीप्लाइड बाय, देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो है g बाय 6, तो देखिए कितना आया g बाय 6। चलो आ जाओ, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा इससे, 6 कम 6 और ये आ जाएगा 0.08। बोलो बात समझ आ गई। तो देखो फाइनली वर्क डन कितना आ गया, ये आ गया 0.08 इंटू 10 और इंटू 10, तो फाइनली वर्क डन कितना आ गया, ये आ गया 8 जूल। देखो आसान सवाल है क्या या मुश्किल सवाल है, ये तो बिल्कुल आसान सवाल है, अगर समझ आ जाए जब तो आसान है, और नहीं तो बहुत मुश्किल है भाई साहब। बोलो समझ आया कि नहीं आया। अगर समझ आ रहा हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ सर बिल्कुल सही समझ आ रहा है, और अगर नहीं समझ आ रहा हो तो नीचे ये भी बता देना कि सर मुझे कुछ नहीं आ रहा, देखो आप क्या पढ़ा रहे हो। और जहां से भी डाउट लगे मुझे मेल कर सकते हो, मैं मेल का जवाब हमेशा देता हूँ भाई साहब, बिल्कुल एकदम, है ना। चलो आ जाओ, तो बड़े ढंग से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। तो आ जाओ बेटा, अब हम अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं वेरिएबल फोर्सेस की तरफ, ठीक है, कि अगर जो फोर्स है अगर वो वेरिएबल हो तो उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। आ जाओ देखो, तो बेसिक सवालों से हम लोग चर्चा को शुरू करेंगे और फिर चर्चा को बहुत बड़े ढंग पर मैं ले जाऊंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, देखो तो सवाल कुछ इस प्रकार से बोला गया है कि ये जो है ये है हमारी धरती माता, ओके, और ये है एक डब्बा जो कि t इज इक्वल टू 0 पर बोला गया रेस्ट पर ही है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू करा x डायरेक्शन में, और फोर्स कितना है बोला गया 2x + 5 है, कितना है 2x + 5, और सीधा x डायरेक्शन में। अब सवाल में ये बोला गया है कि इफ द ब्लॉक moves through a distance of 5 meters, then find out the work done by the force, okay, find out the work done by the force, okay। तो इस तरह का सवाल आपको बोला गया, तो मैंने कहा भाई ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, इतनी बात अपने को समझ आती है, और सवाल बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं कि कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। अब आप देखो बेटा, तो इस फोर्स के लगने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो इसी दिशा में होगा, ऐसे ही होगा, है ना। और बोला कि जो फाइनली जो ब्लॉक जो है वो 5 मीटर तक मूव कर चुका है, ऐसे 5 मीटर तक जब मूव कर चुका, तो बोला कि बताओ इस फोर्स ने कितना काम कर दिया। बेटा तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं कह दूं कि मान लो यहीं पर अगर पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पर है, तो जैसे जैसे पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा इस फोर्स की जो वैल्यू है वो तो चेंज होती चली जाएगी, और जब फोर्स की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो भी एक्स के अलग अलग वैल्यूज के लिए चेंज होता चला जाएगा। तो मैंने कहा यार ये तो यार दिक्कत हो गई यार, मैंने कहा गड़बड़ हो गई। तो कैसे सॉल्व करें, एक अप्रोच होती है इसको सॉल्व करने की, और वो अप्रोच क्या है कि आप ऐसा मान लें कि पार्टिकल यहां से, वो जो डब्बा है वो यहां से किसी एक्स दूरी पर मौजूद है, ठीक है, यहां पर वो मौजूद है ना। चलते 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 वो पार्टिकल यहां आ चुका, और यहां से किसी dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, थोड़े से किसी dx डिस्प्लेसमेंट के लिए आप उस वर्क डन को लिख दें, और ये जो dx है वाकई में ये सुई की नोक के बराबर है, बिल्कुल एकदम, कि ये dx जब पार्टिकल जब आगे चल जाए तो उससे फोर्स की वैल्यू चेंज ना हो। ये dx इतना छोटा है, क्यों? क्योंकि जब x में पार्टिकल आगे बढ़ रहा है तो फोर्स जो है वो लगातार चेंज कर रहा है, पर अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हुई तो ये फोर्स ज्यादा चेंज करने वाला नहीं है। बोल बात समझ आ गई। ये कुछ ऐसा ही है कि x पर फोर्स लिखें या x + dx पर फोर्स लिखें, फोर्स एक ही रहे, ठीक है। ये dx इतना छोटा है, बोल बात समझ आ गई। अरे पक्का। तो जो उस समय बेटा अगर ये dx अगर बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो इसके द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो भी बिल्कुल थोड़ा सा ही होगा, और वो वर्क डन क्या किया जाएगा वो लिखा जाएगा f dx। बोलो बात समझ आ गई। मैंने जानबूझ करके f dx cos ऑफ थीटा नहीं लिखा है, क्योंकि थीटा तो यहाँ पर 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी इस दिशा में है और फोर्स भी इस दिशा में, तो दोनों के बीच में एंगल तो 0 है, और अगर एंगल 0 है तो cos थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर उसे नहीं लिखा है। बोलो बात समझ आ गई। अरे पक्का। तो बेटा जो छोटा सा जो वर्क डन लिखा गया वो लिखा गया f dx। अब देखो फोर्स की वैल्यू अगर इसके अंदर हम लोग पुट कर दें तो वो आ जाएगा 2x + 5 और साथ में dx।
ये तो छोटा सा वर्क डन है, पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से सम w तक, और x की वैल्यू सुनिए 0 से लेकर और कहां तक जा सकती है, 5 तक जा सकती है ना। तो 0 से लेकर और 5 तक चली गई वर्क डन की वैल्यू, है ना। अब मेरी बात सुनिए, देखिए तो यह है w, और इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे 2x dx और प्लस यह आ जाएगा 5 और साथ में dx, और x की लिमिट 0 से लेकर और 5 तक चली जाएगी, है ना। तो देखो वर्क डन कितना आ गया, 2 तो आ गया बाहर, और x dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2, और 0 से लेकर और 5 तक की लग जाएगी लिमिट, और ये आ जाएगा 5, और dx का इंटीग्रेशन तो x ही हो जाएगा, और 0 से 5 तक की लिमिट लग जाएगी। दोनों दो को मार ही दिया है, तो वर्क डन कितना आ गया, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, और प्लस यहां पर भी 25, तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना आ गया, ये आ गया 50 जूल। देखिए तो वेरिएबल फोर्स को सॉल्व करना इतना आसान है, इसमें कोई खास बात नहीं है ना। अब इस वाले फंक्शन की जगह यहाँ पर मैं 10 फंक्शन चेंज करके आपसे 10 सवाल बना सकता हूं, है कि नहीं, पर उसमें कोई कोई फालतू टाइम पास करने की अपने को जरूरत नहीं है कि नहीं। अब मैं फोर्स की बजाय यहाँ पर लिख दूं 4x + 8 या 4x³ + 4x, ऐसे में कुछ भी फंक्शन बना सकता हूं, है ना, और कुछ भी फंक्शन लेकर के मैं उसका वर्क डन भी जो है वो आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं, उसमें कोई खास बात नहीं है कि नहीं। तो अगर x का अगर फंक्शन अपने को फोर्स दे रखा हो तो मैं इस तरह के सवालों को आराम से सॉल्व कर दूंगा। बोलो कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, अरे पक्का, मन में इतना कॉन्फिडेंस रखना कि मैं कर दूंगा। बोल, बात समझ आ गई। तो अभी मैंने यहां पर क्या किया था कि मैंने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन बनाया था। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि मैं फोर्स को टाइम का फंक्शन बना करके भी सवाल कराऊंगा, और सारे सवाल आसान ही होते हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पक्का एकदम समझ आया तुम्हें, अच्छे से सोच लो। चलो एकदम इसका बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो तो अब जेईई एडवांस 2013 का एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल देखो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो आपकी स्क्रीन पर देखो आपको एक बहुत बढ़िया सा सवाल नजर आ रहा होगा, है ना। चलिए आइए मिलकर के पढ़ते हैं इसको, है ना। देखो तो बोला गया कि द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बाय अ फोर्स। अब देखिए फोर्स की कितनी खतरनाक वैल्यू यहां पर दी गई है बेटा, पढ़ने में भी मुश्किल है क्या, कि देखो पहले तो कांस्टेंट है k बाहर, और उसके बाद बोला गया है x डिवाइडेड बाय x² + y² टू द पावर 3/2 i कैप, और प्लस y डिवाइडेड बाय x² + y² टू द पावर 3/2 j कैप। और फिर क्या बोला गया है कि वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन। इसका मतलब कि जो फोर्स है बोला गया वो डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि व्हेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट a0 टू 0a अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस a अबाउट द ओरिजिन इन द xy प्लेन। तो बोले वर्क डन बताओ भाई साहब। सवाल बिल्कुल खतरनाक एकदम, ऐसा देख करके प्राण निकल जाए बिल्कुल एकदम, है ना। देखो पर सवाल बिल्कुल ही आसान है, मैं तो कहता हूं एक बार आप इसको आराम से ट्राई करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। तब तक मैं इस पूरे डेटा को यहाँ पर नोट कर देता हूं, ठीक है। देखो चलो आप लोग करते रहो उसको, मैं इस डेटा को यहाँ पर नोट कर लेता हूं तब तक, है ना। देखो तो देखो जो फोर्स है वो तो ये दिया गया है, आप लोग करो आराम से। मैं तो यहाँ पर भाई साहब सवाल नोट कर रहा हूं। ये है k और ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, और x डिवाइडेड बाय x² + y² टू द पावर 3/2 i कैप, प्लस y डिवाइडेड बाय x² + y² टू द पावर 3/2 j कैप। चलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सवाल नोट बेटा, करना है ऐसे, है ना। चलो और फिर बोल रहा है a0 से 0a लेकर के जा रहे हैं अलोंग द सर्कुलर पाथ, रेडियस a है, तो बोल रहा है कि क्या बताओ, वर्क डन बताओ, है ना। चलो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुमने एक बार इसको अटेम्प्ट करके देखा है। सवाल बहुत गजब का है, अच्छा है सवाल, देखो एकदम, है ना। चलो मैं कर रहा हूं अब इसको, है ना। सुनो बेटा, देखो ध्यान से देखो। तो सवाल ये बोला जा रहा है कि पार्टिकल को ना बेटा इस फोर्स से मूव कराया जा रहा है एक सर्कुलर पाथ में, है ना। इस तरह से एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। मैं इस तरह से बना देता हूं, और ये है हमारा ओरिजिन, ओके। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और जो रेडियस है इस सर्कुलर पाथ की वो है a। इस तरह से सवाल में बोला गया है, ठीक है। और पार्टिकल को यहां से देखो, ये जो पॉइंट है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a0, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0a। तो बोला कि ये फोर्स लगा करके और पार्टिकल को यहां से और यहां पर ऐसे लेकर के जाया गया, है ना, इस तरह से लेकर के जाया गया। तो बोल रहे कि वर्क डन बताओ इस फोर्स ने कितना काम करा, ऐसा पूछा भाई। तो मैंने कहा यार ये तो फोर्स साला एक्स और वाई पर डिपेंड करता है साला, है कि नहीं करता है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, किसी जनरल पॉइंट P पर हम लोग पहले फोर्स लिख लेते हैं। तो ये है कोई जनरल पॉइंट P, और मैं कह देता हूं कि इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y, है ना। अच्छा वैसे यहां तक की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, a है। अच्छा अगर मैंने इसको x और y बोला तो बेटा उससे मेरा मतलब है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x है,
और ये दूरी ये कितनी है, y है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो a है ना, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कैसे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 1/2, ये है वो a। चलो बाद में इस्तेमाल करूंगा मैं इसका, समझ जाओगे ना पक्का। अब सुनो, तो इस पॉइंट P पर, जो कि एक जनरल पॉइंट P है, वहां पर फोर्स की वैल्यू ये है, ठीक है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा जरा सुंदर बनाने का प्रयास करता हूं। तो फोर्स की जो वैल्यू है वाकई में वो ये है K, और अब ध्यान से देखें तो नीचे ये पूरी टर्म जो है ये कॉमन आ रखी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2 यहाँ है, और सेम टर्म यहाँ है, तो उसे कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2, और अंदर कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप। बताइए क्या आपको बात समझ आई? अरे पक्का, अरे सोच लो। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर 1/2, तो ये है a है, तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि f वेक्टर इज इक्वल टू k, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a क्यूब। बोलो बात समझ आई? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ तो a होता है, और साथ में क्या हो जाएगा, क्यूब, है ना, तो ये जाएगा a की क्यूब। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, इतनी बात भी समझ आती है। और साथ में क्या है, साथ में है एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप। बोला जी बहुत बढ़िया। अब सुनिए बेटा, तो अगर ओरिजिन से और इस पॉइंट P तक ये जो a है ना, अगर मैं इसे एक a वेक्टर का नाम दे दूं, तो वाकई में जो ये a वेक्टर है क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एक्स आई कैप और प्लस साथ में वाई जे कैप। जिसको वेक्टर आता है उसे पता है कि सर ने बिल्कुल सही लिखा है कि a वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो बहुत ध्यान से देखिए कि जो फोर्स आ गया वो आ गया k बाय a क्यूब, और ऊपर आ गया क्या, a वेक्टर। तो ध्यान देने वाली बात ये हुई कि इस फोर्स की वही दिशा है जो a वेक्टर की दिशा है, और a वेक्टर कौन सा वेक्टर है, वो तो रेडियल वेक्टर है। सर रेडियल वेक्टर जो कि अलोंग द रेडियस होता है उसे कहते हैं रेडियल वेक्टर। मतलब कि पॉइंट P पर जब पार्टिकल है तो फोर्स की जो दिशा है वो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या है, एक रेडियल वेक्टर है। अब ध्यान से देखिए, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा पार्टिकल का वो तो इस दिशा में हो रहा, और फोर्स जो है वो तो इस दिशा में है। तो बेटा टेंजेंट में और रेडियस में सर्कल में कितना एंगल होता है, वो तो 90 डिग्री का एंगल होता है भाई साहब। इसका मतलब कि यहां पर फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में हर जगह कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का। भाई यहां पर फोर्स होगा इस दिशा में, डिस्प्लेसमेंट होगा इस दिशा में, यहां पर फोर्स होगा इस दिशा में और डिस्प्लेसमेंट होगा इस दिशा में, यहां पर फोर्स है इस दिशा में और डिस्प्लेसमेंट है इस दिशा में। तो जब हम लोग पार्टिकल को इस ए पॉइंट से और बी पॉइंट पर लेकर के जाएंगे, तो पूरे रास्ते में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो कितना रहेगा, 90 रहेगा। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री होता है, तो लेक्चर की शुरुआत में मैंने तुम्हें बताया था भाई साहब वर्क डन कितना हो जाता है, अरे 0 हो जाता है सन्नाटो। देखो वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो ये आता है एफ एस कॉस ऑफ थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई साहब आंसर कितना आने वाला है, जो वर्क डन बाय दिस फोर्स आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? तो देखो इन ऑप्शंस में से, उन ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, भाई साहब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेईई एडवांस 2013। बताओ क्या सवाल पूछा यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, पर ये समझ आया एकदम पक्का? भाई साहब समझ आया तो नीचे देखो एक लाइक का बटन नजर आ रहा है, उस पर जूता फेंक के मारो जोर से भाई साहब। और बराबर में तुमको एक सब्सक्राइब वाला बटन भी नजर आ रहा होगा, उस पर भी जोर से मुक्का मारो भाई साहब, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए वो। बोलो आया है कि नहीं आया? अरे पक्का ये तो आ ही गया होगा, तुम्हारे काम की बात करी मैंने। बोला है कि नहीं आया यार, समझ आया अच्छे से? चलो ठीक है, इसको बड़े रंग से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। तो आइए बेटा देखिए, अब आपके स्क्रीन पर आपको नजर आएगा जेईई का 1998 ईयर में पूछा हुआ एक बहुत ही जानदार सा क्वेश्चन। देखिए जरा एक बार, तो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि अ फोर्स F इज इक्वल टू -k और वाई आई कैप और प्लस साथ में एक्स जे कैप, ठीक है, वेयर k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन द XY प्लेन। इसका मतलब कि एक पार्टिकल है जो कि XY प्लेन में मूव कर रहा है, और उसके ऊपर ये फोर्स जो है ये लग रहा है गंदा सा फोर्स बेटा, है ना। अब सुनो, फिर बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन द पार्टिकल इज टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ पॉइंट A0। इसका मतलब कि 0 से पहले पार्टिकल को लेकर के गए A0 पर, ठीक है। उसके बाद बोला है कि देन पैरेलल टू द Y एक्सिस टू द पॉइंट AA। इसका मतलब पहले 0 से A0 फिर AA, इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0 से AA तक, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स। ओके, तो ये सवाल है, सवाल भाई साहब बहुत गजब का है ना। आप लोग इसे देखो, तब तक मैं यहां पर ऐसे डेटा नोट कर देता हूं, ठीक है।
डेटा क्या है, डेटा यह है कि फोर्स आपको इतना दिया गया है -k और साथ में y i कैप और प्लस साथ में x और j कैप, ठीक है। और पार्टिकल को 0 0 से पहले ले जाया गया a0 पर और उसके बाद ले जाया गया a पर। तो ध्यान देने वाली बात ये हुई कि पार्टिकल को 0 0 से और a पर लेकर के जाया गया है, ठीक है। और पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है। चलो आपने सवाल पढ़ लिया ढंग से, एकदम अच्छे से समझ आया है ना। चलो आ जाओ, देखो मैं कराता हूं अब इस सवाल को, है ना। देख बेटा, वीडियो की शुरू में ही मैंने आपको ये बात बता दी थी कि जो वर्क डन है वो किस तरह से लिखा जाता है, छोटा सा वर्क डन वो लिखा जाता है F वेक्टर और डॉट ds वेक्टर, इस तरह से लिखा जाता है ना, पक्का एकदम। तो देखो बेटा, इसके अंदर अब हम लोग फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करेंगे। बेटा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है छोटा सा, वो कितना होता है, वो होता है dx i कैप और प्लस साथ में dy j कैप। ये भी मैंने आपको आज बताया है ना। चलो आ जाओ, तब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। सुनिए जरा एक बार, तो जो छोटा सा वर्क डन लिखा गया वो लिखा गया -k और y i कैप और प्लस साथ में x j कैप और डॉट dx वेक्टर। बताओ देखो dx वेक्टर कितना है, ds वेक्टर देखो कितना है, वो है dx i कैप और प्लस साथ में dy और j कैप। तो देखिए जो छोटा सा वर्क डन हुआ वो हुआ -k और i डॉट i तो 1 हो जाएगा और j डॉट j 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y dx और प्लस साथ में x और dy। अब सोचने वाली बात ये है कि जहां पर इंटीग्रेशन बनेगा x का वहां पर वेरिएबल है y, और जहां इंटीग्रेशन बनेगा y का वहां वेरिएबल है x और y दोनों वेरिएबल है। तो अब आगे बढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, इंटीग्रेट करना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सुनो, ध्यान से देखना, ट्रिक देखो कितनी गजब की है भाई साहब, टेक्निक देखना कितनी गजब की है। और इस टेक्निक की बात जब मैं आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपके साथ और डिटेल में करूंगा। बेटा ये जो फोर्स है एक प्रकार का कंजर्वेटिव फोर्स ही है, अभी हम लोग उस बारे में ज्यादा जानते नहीं है तो मैं इस बारे में ज्यादा कमेंट भी नहीं करूंगा, मैं बस आपको ये सवाल सॉल्व करना सिखाता हूं। सुनिए, इस सवाल को 2 मिनट के लिए आप बोल जाइए और आप ये देखिए कि d ऑफ एक्स वाई, मैंने बोला कोई फंक्शन है एक्स वाई और उस एक्स वाई का हम लोग डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। सर किसके रिस्पेक्ट में, मुझे नहीं पता किसके रिस्पेक्ट में, ऐसे ही कर रहे हैं। सुनो, तो u इंटू वी रूल अगर मैं लगाऊं तो ध्यान से देखिए, u एज इट इज और v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज और u का डिफरेंशिएशन। बोलो बात समझ आई? ओ साला, ये तो यार ऊपर वाली टर्म ही बन गई, देखो ध्यान से देखो, ये तो ये वाली टर्म ही बन गई है ना, देखो बिल्कुल कॉमन टर्म है एकदम। तो इसका मतलब कि इस पूरी टर्म को ये लिखा जा सकता है। बोलो लिख सकते हो क्या? हाँ जी बिल्कुल। तो देखो dw इज इक्वल टू -k और साथ में d ऑफ एक्स वाई। सर आपको कैसे पता चला कि इसको ऐसे लिखना पड़ेगा? ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे, जब मैं आपको आपके साथ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूंगा तब आपको बताऊंगा मैंने कैसे लिखा ये, ठीक है। चलो आ जाओ, तो छोटा सा वर्क डन है ना, पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर दो, तो ये आया देखो w इज इक्वल टू -k और d ऑफ एक्स वाई, तो इंटीग्रेशन होकर के क्या आएगा, एक्स वाई। अब देखो दोनों ही वेरिएबल है ना, तो दोनों की ही लिमिट पुट करी जाएगी। सुनो, पार्टिकल को 0 0 से और a पर लेकर के जाया गया तो लिमिट भी क्या पुट की जाएगी, 0 0 से और a तक की लिमिट पुट की जाएगी, है ना। सुनिए, तो जो वर्क डन आ गया वो आ गया -k। अब आप क्या करें, x की जगह पर भी a पुट करें और y की जगह पर भी a पुट करें तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस, अब आप क्या करें, x की जगह पर भी 0 पुट करें और y की जगह पर भी 0 पुट करें तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो बेटा जो वर्क डन आ गया हमारा फोर्स के द्वारा वो कितना आ गया, वो आ गया माइनस का ka स्क्वायर। दिस विल बी द वर्क डन। बोलिए बात समझ आ गई एकदम पक्का? तो इतना आसान सवाल होता है, बट द थिंग इज कि हमें कंसेप्ट आराम से आता हो। अगर कंसेप्ट अगर अच्छे से नहीं आएगा तो फिर मुश्किल ही लगेगा यार, और अगर कंसेप्ट आता है तो सवाल तो आसान है। बोलो बात समझ आई? अरे एकदम पक्का। चलो आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ, देखो जेई का एक और बहुत बढ़िया सा सवाल आपके स्क्रीन पर देखो आने वाला है। और देखो सवाल क्या है, सवाल पूछा गया है बेटा 2014 मेंस में, और सवाल क्या है पढ़ेंगे हम लोग सब कि व्हेन अ रबर बैंड इज स्ट्रेच्ड by a distance x, it exerts a restoring force of magnitude F is equal to ax plus bx square, where a and b are constant. तो सवाल बोला गया है कि the work done in stretching the unstretched rubber band by length L will be, कि आपके पास कोई रबर बैंड है और बोला कि जब आप उसको खींचते हो ना तो वो इतना रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है, कितना, F is equal to ax plus bx square। तो बोल रहा है कि अगर L लेंथ खींचना पड़ जाए टोटल, शुरू में रबर बैंड अनस्ट्रेच्ड है
और उसके बाद जब एल लेंथ खींचना पड़ जाए तो बोले बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। और ये सवाल अब आपसे होना चाहिए यार, देखो सवाल बहुत ज्यादा आसान है, करो एक बार ट्राई। तब तक मैं डेटा यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ठीक है। होना चाहिए भाई हर एक बच्चे से सवाल को सॉल्व करके नीचे कमेंट करना, सर देखो मैंने सॉल्व किया था सर आपके पहले और मैंने सही किया था सर, ऐसे कमेंट करना नीचे। देखो तो सवाल क्या बोला गया है भाई, फोर्स दिया गया है आपको कितना, ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, है ना। और अब बोल रहा है कि भाई वर्क डन बताना है एल तक, एल खींचने तक अपने को वर्क डन बताना है, ठीक है। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आप लोग सवाल सॉल्व कर चुके और नीचे आपने आंसर कमेंट कर दिया है। अरे कर दिया है ना, अरे पक्का, चलो ठीक है। अब मैं सवाल कराता हूं, ठीक है, आ जाओ बेटा। तो यहां पर अगेन हमें दिखता है कि जो फोर्स है वो एक वेरिएबल फोर्स है, वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले हमें वर्क डन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, सुनिए। हमें तो पता है कि जो छोटा सा जो वर्क डन होता है वो होता है एफ डी एक्स। क्या होता है, एफ डी एक्स, है ना। तो देखो, तो जो छोटा सा वर्क डन आया, एफ की वैल्यू पुट करेंगे, ये आया ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और साथ में dx, है ना। ये आ गया छोटा सा वर्क डन। पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना, 0 से w तक। बताइए x की वैल्यू कहां से कहां तक लगाऊं, 0 से लेकर और l तक। ऐसा क्यों, क्योंकि बोला है कि l लेंथ खींचने में कितना काम हमें करना पड़ेगा, ऐसा बोला गया है। तो देखो वर्क डन कितना आ गया भाई साहब, वर्क डन आ गया, ये आया ax और dx और 0 से लेकर और l तक की लिमिट और प्लस b और एक्स स्क्वायर और dx और 0 से लेकर और l तक की लिमिट, ऐसा ही बोला गया है ना। चलो, और ये इंटीग्रेशन करना तो हमारे लिए बिल्कुल आसान है ना। तो देखो वर्क डन कितना आ गया, a तो बाहर आ गया और x dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 और 0 से और l तक की लिमिट लग जाएगी और b बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x की क्यूब और बाय 3 और 0 से और l तक की लिमिट लग जाएगी। क्या मुझे इतनी कहानी समझ आती है, अरे पक्का। चलो आ जाओ, तो वर्क डन कितना आ गया, ये आ गया a बाय 2 और साथ में l स्क्वायर और ये आ जाएगा b बाय 3 और साथ में l क्यूब, ठीक है। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा अगर हमें उस रबर बैंड को 0 से लेकर और l तक खींचना है। तो बोलो बात समझ आई, अरे पक्का। देखो जेई में कितने आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम्हें समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बताना कि हाँ सर बिल्कुल सही चल रहा है, सर मामला एकदम सही समझ आ रहा है। सारे जेई के सवाल कवर कर दूंगा मैं, तो देखना बिल्कुल मजा आ जाएगा एकदम, है ना। चलो आ जाओ, इस आराम से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। तो बेटा अभी तक हमने जितने भी सवालों को सॉल्व किया, हमने ये देखा कि वहां पर जो फोर्स था वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन था, है ना, वो एक्स का फंक्शन था, कहीं पर वो एक्स वाई का फंक्शन था। अब हम लोग जो सवाल सॉल्व करने वाले हैं उनमें हम देखेंगे कि फोर्स जो है वो टाइम का फंक्शन है, और अगर फोर्स टाइम का फंक्शन हो तो भाई उन सवालों को कैसे सॉल्व करें। देखो मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूं, सवाल बिल्कुल आसान है, देखो सुनना जरा ध्यान से। देखो उसके बाद फिर मैं जेई के एक आध सवाल लेकर के आपको बहुत बढ़िया कंसेप्ट बनवा दूंगा, ठीक है। सुनो, तो सवाल बोला गया कि अगर बेटा कोई m मास का अगर ऑब्जेक्ट हो और वो यहाँ एट t इज इक्वल टू 0 वो रेस्ट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और सवाल बोला गया कि अगर पार्टिकल पर इस तरह से एक फोर्स लगाया जा रहा है, कितना, मैंने बोला कि मान लो 2t² फोर्स लगा रहे हैं हम, ऐसा फोर्स लगा रहे हैं। तो सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स इन t0 टाइम, ठीक है। देखो एक मेथड होता है प्रॉपर सॉल्व करने का, तो अगर वो मेथड हमें सॉल्व समझ आ गया तो फिर हमसे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे टाइम डिपेंडेंसी के, ठीक है, उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मेथड क्या कहता है, मेथड ये कहता है कि भाई जो फोर्स आपको दिया गया है वो दिया गया है 2t², जो कि समय का फंक्शन है। तो जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा जो फोर्स है वो बढ़ता चला जाएगा, एंड हेंस उसके द्वारा होने वाला डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता, जो वर्क डन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बात तो समझ आती है। तो अब क्या करें, सुनो बेटा, किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लगता है वो इसी के तो बराबर होता है, उसी बॉडी का मास इंटू उसी बॉडी का एक्सेलरेशन। हाँ जी बिल्कुल, जो कि 2t² के बराबर है। जो किसी जनरल टाइम t पर मैंने उसके ऊपर फोर्स लिख दिया है, तो बेटा जो फोर्स होगा वो उसी बॉडी का मास इंटू उसी बॉडी के एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया, वो आ गया 2t² बाय m। बोलो इतना ही आया क्या, अरे पक्का। और सुनो, जो एक्सेलरेशन होता है वो तो dv बाय dt के भी बराबर होता है, ये तो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो dv बाय dt के बराबर होता है। और सामने कितना है, सामने है 2t² बाय m। बताइए क्या आपको इतनी बात समझ आई, अरे पक्का, है ना। अब ध्यान से देख बेटा, तो अगर मेरे पास dv बाय dt की वैल्यू है, कितनी है, देखो dv बाय dt इज इक्वल टू
2t²/m। और अगर मैं यहां से मान लीजिए कि dv की वैल्यू निकालना चाहूं तो जो dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dv आ जाएगा 2t²/m और साथ में आ जाएगा dt। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दूं तो सुनिए, समय 0 पर तो पार्टिकल की रफ्तार हमें दे ही रखी है कि वो 0 है, और जैसे जैसे समय बीतता गया फोर्स की वैल्यू बढ़ती गई, फोर्स की वैल्यू बढ़ती गई तो एक्सेलरेशन बढ़ता गया, एक्सेलरेशन बढ़ता गया तो रफ्तार भी बढ़ती गई। तो मैंने बोला कि मान लो किसी टाइम t पर जो रफ्तार है उसको v मान लेते हैं, तो dv का जो इंटीग्रेशन है वो v आ जाएगा, और लिमिट जब पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा v, और सामने कितना रह जाएगा, देखो 2/m तो कांस्टेंट, अरे 2/m तो कांस्टेंट, और t² dt का इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगा t³/3। तो यहां से मैंने निकाल दिया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, जो कि कितना आया 2/m और t³/3। तो मैंने कहा ठीक है चलो अब वर्क डन की डेफिनेशन पर लौट जाते हैं। सर उसमें तो वेलोसिटी आती ही नहीं है, देखो मैं लेके आऊंगा। सुनो बेटा, जो वर्क डन है वो कितना लिखा जाता है, वो लिखा जाता है fdx। वाकई में तो कितना लिखा जाता है fdx। बेटा एक काम करो, आप इसको dt से तो कर दो मल्टीप्लाई और dt से कर दो डिवाइड। ये मेथड है, जब भी फोर्स टाइम का फंक्शन होगा आपको इसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा और ऐसे ही आंसर आएगा, हर एक सवाल में ऐसे आंसर आएगा बेटा, है ना। तो यह है fdx और dt/t, है ना, dt/dt। सुन, ये जो dx/dt है ये क्या बन गया, dx/dt, अरे तो वेलोसिटी होती है, dx/dt क्या होती है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू तो मुझे पता है ना। सुनो, तो जो डिस्प्लेसमेंट की ये जो वर्क डन है उसकी जो नई डेफिनेशन आई वो कितनी आई, वो आई fv और साथ में dt। मतलब कि fdx तो लिखा ही जा सकता है वर्क डन को, साथ में fv और dt भी लिखा जा सकता है। तो चलो वैल्यू पुट कर लो, फोर्स की भी पुट कर लो और v की भी पुट कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो देखो फोर्स की वैल्यू कितनी है वो तो सवाल में दे रखी है 2t², और जो v की जो वैल्यू है वो तो हमने निकाली थी, और क्यों निकाली थी अब आपको समझ आ ही गया होगा, है ना। देखो v की वैल्यू कितनी है, वो है 2/m और साथ में t³/3 और साथ में dt, ये वैल्यू है वर्क डन की। तो छोटा सा वर्क डन है, पूरा निकलने के लिए क्या करूं, इंटीग्रेट कर दो। तो लो इंटीग्रेट कर दो भाई साहब, है ना। ये आया w, और सुनो ऊपर से 4 बाहर और नीचे से 3m बाहर, और अंदर इंटीग्रेशन किसका बन गया है, अंदर इंटीग्रेशन बन गया है t⁵ का। और भाई साहब वर्क डन हमें कितने समय में निकालना है, वर्क डन निकालना था t0 टाइम में, दे रखा था सवाल में, कितने टाइम में निकालना था, t0 टाइम में निकालना था। तो जो वर्क डन आ गया वो आ गया 4/3m और साथ में t0⁶ और /6, तो ये आ गया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो जो वर्क डन आ गया वो आ गया 2t0/6 और डिवाइडेड बाय 9m। दिस विल बी द वर्क डन बाय द टाइम डिपेंडेंट फोर्स। बोलिए आपको मेथड समझ आ गया, पहले क्या निकालना होता है, वेलोसिटी निकालनी होती है, फिर डेफिनेशन में पुट करना होता है, आंसर आ जाता है। बोल आया कि नहीं आया, अरे पक्का। फिर जेई का एक सवाल कराऊंगा, बोला आया कि नहीं आया, आया है ना, अच्छे से नीचे कमेंट करके बताना है मेरे को बार बार, क्या हाँ सर मस्त चल रहा है मामला एकदम, ठीक है ना। चलो एक बार बड़े रंग से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। आ जाओ बेटा, देखो अब आपको आपके स्क्रीन पर देखो 2019 मेंस का एक सवाल नजर आ रहा होगा, और सवाल देखो कितना सुंदर है, और क्या कहता है, देखो सवाल कहता है कि अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ 2 kg ऑब्जेक्ट सो दैट इट्स पोजीशन इज गिवन एज द फंक्शन ऑफ टाइम एज x इज इक्वल टू 3t² + 5, ठीक है। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे दी, और कितना दे दिया 3t² + 5, और बोल रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड, कि पहले 5 सेकंड में कितना काम कर देगा वो फोर्स, ये अपने को बताना है। चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, एक बार खुद से करने का ट्राई करो कि जो मैंने सिखाया देखो क्या आप इसे अप्लाई कर पाते हो। यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा घुमा करके अप्लाई होगा, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि सवाल है जेई का, ऐसे थोड़ी हो जाता है यार, है ना। चलो उसको अप्लाई करने का कोशिश करो, और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ क्या वो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। नीचे कमेंट बनाना है, ऐसे कमेंट लिख करके मुझे बताना कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ठीक है। तब तक मैं वो डेटा को यहाँ पर लिख करके प्रॉब्लम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। चलो तुम लोग स्क्रीन पर देखो, मैं यहाँ फोन में देख लेता हूँ बेटा। क्या देखूं कि ये डब्बा है, अब्बा डब्बा जब्बा 2 किलो का जब्बा, देखो, और उसके ऊपर ऐसे एक फोर्स लग रहा होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कितना 3t² + 5। मुझे सुनने की जरूरत नहीं है इस समय, सवाल करो बेटा, देखो तुम्हारे सामने है, तुम करो, मेरे को सुनने की कोई जरूरत नहीं है ना। अच्छा जी ये है, और बोल रहा है कि 5 सेकंड में बताना है, ठीक है जी, लो जी, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, अच्छा ठीक है।
चलो जी, करा तुमने? अरे पक्का सवाल कर लिया तुमने, एक बार अपने आप से ट्राई कर लिया? अब मैं कराऊं? चल देख सुन। तो अपने को बेटा सवाल में दिया गया है कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t अपने को दे दिया। क्या दिया? x इज इक्वल टू 3t² प्लस 5। बोला ओके, बात समझ आ गई अपने को? बोलो आई है कि नहीं आई? अरे पक्का, अरे सोच लो। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ओके भैया, बात समझ आ गई। अब सुनो बेटा, जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? वो होती है dx/dt। तो देखो कितनी आ जाएगी? वो हो जाएगी 6t और प्लस 5 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अच्छा लगे हाथ एक्सेलरेशन भी निकाल देख। तो एक्सेलरेशन कितना आया? एक्सेलरेशन आया 6। भाई साहब एक्सेलरेशन होता कितना है? एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो जब dv/dt करोगे तो 6t का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हालांकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो बात समझ आती है अपने को। और बोल बात समझ आई कि नहीं आई यार? अरे पक्का। अब मेरी बात सुनो बेटा, तो जो बॉडी पर जो फोर्स लग रहा होगा वो होता है बॉडी का मास इंटू बॉडी का एक्सेलरेशन। तो बेटा बॉडी का जो मास है वो तो कितना है? 2 kg है और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वो तो 6 है। इसका मतलब कि बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वाकई में वो 12 न्यूटन है। वाकई में वो कितना है? 12 न्यूटन है। इतनी बात अपने को समझ आनी चाहिए। बोल बात समझ आई? अच्छा जी, अब सुनो, तो जो फोर्स होता है, जो या जो वर्क डन होता है वो होता है Fdx। कितना होता है? Fdx। मैंने कहा ठीक है भाई, बात समझ आती है ना? देख बेटा, तो वर्क डन और सामने आया Fdx। ओके, तो फोर्स की वैल्यू तो कितना है? 12। अरे फोर्स की वैल्यू तो कितनी है? 12। मैंने कहा ठीक है, बात समझ आ गई। अब सुन बेटा देख, तो हमें पहले से पता है कि जो वेलोसिटी है वो बेसिकली किसके बराबर है? 6t के बराबर है। किसके बराबर है? 6t के। इसका मतलब कि जो dx/dt है वो वाकई में 6t के बराबर है। किसके बराबर है? 6t के बराबर है। बोल बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? है ना बेटा? फिर से वही टेक्निक जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाई। क्या? कि dt से तो कर दो मल्टीप्लाई और dt से कर दो डिवाइड। तो देखो dx/dt की वैल्यू आपको पहले से पता है, वो कितनी है? 6t है। कितनी है? 6t है ना? तो देखो dx/dt की जगह तो हमने रख दिया 6t और साथ में बचा हुआ dt। साथ में बचा हुआ dt। और अब क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करके पूरा वर्क डन निकाल देंगे। बस खत्म हो गया सवाल। 0 से w तक। और कितने टाइम में वर्क डन पूछा है? 5 सेकंड में पूछा है। तो 0 से और 5 तक की लग जाएगी लिमिट। तो बेटा जो वर्क डन आ गया वो आ गया, देखो 12×72 तो आ रखा है पहले ही बाहर, है ना? 12×72 तो आ रखा है पहले ही बाहर। और ये हो रखा है t²/, तो ये मतलब tdt। तो tdt कंडीशन क्या आ जाएगा? t²/2, है ना? ये आ जाएगा t² और 0 से और 25 तक की लिमिट लग जाएगी। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का, इसमें कोई खास बात नहीं है। बोला आया कि नहीं आया? है ना? इसको काट देंगे, कितना आएगा? 2 3 6, 1 बच गया, 2 6 12। तो वर्क डन आ गया 36 इंटू ये आ गया कितना? 25। बोल बात समझ आई कि नहीं? ये आंसर हो गया। क्या मैं समझू तुम्हें खेला समझ आया है? अरे पक्का 110%। चल ठीक है, इसको बड़े ढंग से हम लोग नोट करेंगे एक बार, अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। बेटा वर्क डन की कैलकुलेशन में एक बहुत ही फेमस वैरायटी और होती है जिन्हें कहते हैं ग्राफ वाले सवाल। बेसिकली क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे करके आपसे वो फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पूछता है। ठीक है, तो सवाल कराने से पहले मैं पहले आपको जरा थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं कि देखो मतलब क्या है, सवाल को बनाना कैसे, अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, सुनो मेरी बात बेटा। अगर मैं ये कहूं कि मान लो मेरे पास ना ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, और मैं कहूं कि मेरे पास ना ये रेक्टेंगल है, मैं कहूं कि ये 4 मीटर है और मैं कहूं ये 2 मीटर है, तो मुझे बताओ क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? बोला हाँ सर एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना आएगा? एरिया आएगा सर 8 मीटर स्क्वायर। आपने कैसे निकाला एरिया? सर ये तो सिंपल है ना सर। सर जो एक्स एक्सिस पर है वो और जो वाई एक्सिस पर है वो, सर हमने जब उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो सर हमें जो मिला वो था एरिया। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये क्या पढ़ा रहे हो सर, ये कोई पढ़ाने की बात है क्या कि जो एक्स एक्सिस पर है वो और जो वाई एक्सिस पर है वो अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। बोलो बात तो सही है। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर मैं ये कहूं कि जो एक्स एक्सिस पर है मैंने उस पर रिप्रेजेंट करा डिस्प्लेसमेंट को, और जो वाई एक्सिस पर है मैंने उसे रिप्रेजेंट करा फोर्स से। ठीक है, उस पर मैंने रिप्रेजेंट किया है फोर्स को, और उसके बाद मैंने ऐसे कोई भी ऐसे कर्व बोल दिया। ठीक है, और आपको मैं बोलूं कि इस कर्व का एरिया बताओ, तो आप कर्व का एरिया क्या बताओगे? सर जो एक्स एक्सिस पर है वो
और सर जो y एक्सिस पर है वो, सर अगर आप दोनों की सर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो मिल जाएगा वो सर एरिया होगा। मैंने कहा भाई बच्चा कह तो ठीक रहा है कि भाई जो x एक्सिस पर है वो और जो y एक्सिस पर है वो अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। अरे पर सोचने वाली बात तो ये है कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, अरे ये तो मुझे वर्क डन देता है। क्या देता है, वर्क डन देता है। तो ध्यान देने वाली बात तो ये हुई, घर ले जाने वाली बात, याद करने वाली, स्टार बना करके कॉपी में लिखने वाली बात बेटा क्या हुई कि जो वर्क डन है उसको एरिया अंडर द एफएस कर्व से भी दिखा सकते हैं। एरिया अंडर द एफएस कर्व, एरिया अंडर द एफएस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द फोर्स, इट रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द फोर्स। बोल बात समझ आई कि नहीं कि एक्स एक्सिस पर जो है और वाई एक्सिस पर जो है अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया मिल जाएगा और एफ और एस का मल्टीप्लाई करने पर तो वर्क डन मिलता है। मेरी जान बताओ समझ आया कि नहीं आया, अरे पक्का, अरे सोच लो। अब देख सवाल पूछा गया जेईई में, बहुत भयंकर सवाल। भयंकर सर ऐसा कैसे, सुनो सवाल तो आसान है। सवाल क्या बोला था, सवाल ये बोला था कि बेटा ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस है, ठीक है। और सवाल बोला कि इस तरह से किसी बॉडी पर फोर्स लगाया गया, इस तरह से ये फोर्स था 10 न्यूटन का, ठीक है, और ये मार्क है 2 मीटर का और ये मार्क है 4 मीटर का, ठीक है। अब सुनो, अगर तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं पता हो तो ये सवाल वाकई में 2 टुकड़ों में सॉल्व होगा। कैसे कि पहले 2 मीटर तक तो फोर्स रहा कांस्टेंट और फिर 2 मीटर से और 4 मीटर तक ऐसे वेरिएशन रहा फोर्स का। तो ये वेरिएशन पहले आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी और इधर का वर्क डन अलग कैलकुलेट होगा और इधर का वर्क डन अलग कैलकुलेट होगा। उसके बाद जो सम आएगा वो फाइनल आंसर होगा, है ना। पर अब सुनो, जो सवाल पूछा गया है, सवाल ये पूछा है कि फाइंड आउट द वर्क डन by the force in the displacement of 4 मीटर कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0 से लेकर 4 मीटर तक, तो तब तक फोर्स ने कितना काम कर दिया, ठीक है। अब सुनो, अगर ये ग्राफिकल मेथड आपको ना पता हो तो भाई साहब के प्राण निकल जाए। तो 0 से 2 मीटर तक तो फोर्स कांस्टेंट रहा 10 न्यूटन का, तो वो वर्क डन आएगा। फिर 2 मीटर से 4 मीटर तक फोर्स भाई साहब वेरिएबल रहा, तो वो वर्क डन आएगा। और दोनों को जुड़ करके जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आएगा। पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एरिया अंडर द एफएस कर्व, एरिया अंडर द एफएस कर्व्स रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द फोर्स। तो हमें सिंपली अगर वर्क डन निकालना हो यहां पर तो हमें सिंपली क्या कर देना चाहिए, हमें ये एरिया कैलकुलेट कर देना चाहिए और बस वही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। सुनो आ जाओ, तो बेटा जो वर्क डन है बेसिकली वो एरिया 1 और एरिया 2 इन दोनों का क्या है, सम है। तो बोला ठीक है साहब। तो एरिया 1 कितना है, एरिया 1 तो यही है, कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये आ गया 20 प्लस एरिया 2 कितना है, देखो ध्यान से देखो, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, देखो 2 मीटर से 4 मीटर के बीच में बेस कितना हो गया 2 का, इंटू हाइट, हाइट कितनी आ गई बोलो, हाइट आ गई 10। देख ध्यान से देख, 2 ने 2 को मार दिया तो 20 प्लस 10, तो वर्क डन डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं हम लोग, 10 और साथ में जूल। क्या मैं समझूं, आपको मेरी बात समझ आई है, क्या आपको ये सुंदर सी कहानी समझ आई है। तो ग्राफ वाले सवाल इस तरह से करे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं और हर एक सवाल में क्या करना होता है, आपको एरिया अंडर द एफएस कर्व निकालना होता है और आपको क्या मिल जाता है, वर्क डन मिल जाता है। तो बेटा इस वीडियो में मैंने कोशिश करी कि मैं जेईई के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपके साथ कवर कर दूं। इसके अलावा जितनी वैरायटी के डिफरेंट सवाल बन सकते हैं वो सारे के सवाल भी मैंने कवर करने की कोशिश करी है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। और अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे अच्छा सा कमेंट छोड़ करके बताना कि आपको समझ आया है कि नहीं आया, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएं। और जो वर्कशीट है वो वर्कशीट मैंने टेलीग्राम चैनल पर पहले से ही शेयर कर दी है, तो आप जाकर के उस वर्कशीट को डाउनलोड कीजिए, सवालों को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, नहीं हो तो मुझे मेल कीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स का जवाब दे सकूं, ठीक है। अपन लोग मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में, बाय बाय, टाटा।